नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और आज बेटा हम लोग करने वाले हैं 12th पॉलिटिकल साइंस का एक नया चैप्टर जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशंस। चैप्टर का कंटेंट जो हम पढ़ेंगे वो आपकी NCERT वाला ही है, प्लस कुछ नए टॉपिक्स ऐड कर दिए हैं बेटा CBSE ने। वो ये टॉपिक्स हैं यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO, ILO और सिक्योरिटी काउंसिल। तो इसको भी पढ़ेंगे और पूरा चैप्टर तो बेटा हमको पढ़ना ही है। तो चलो बेटा हम करते हैं स्टार्ट। यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले तो बेटा ये जान लो कि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते क्या हैं, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते क्या हैं, पहले तो आप जरा ये जान लो। तो बेटा देखो क्या होता है, अगर हम बेटा एक स्टेट की बात करते हैं तो एक स्टेट को रूल करने के लिए, एक राज्य को बेटा रूल करने के लिए व्हाट वी नीड स्टेट गवर्नमेंट। हमको बेटा स्टेट गवर्नमेंट चाहिए। छोटा सा राज्य है, उसको रूल करने के लिए हमको स्टेट गवर्नमेंट चाहिए होती है। वैसे बेटा एक कंट्री को रूल करने के लिए, एक पूरी कंट्री, पूरा देश जिसमें बहुत सारे होते हैं स्टेट्स, क्या चाहिए हमें? चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट। और अगर हम बेटा पूरे वर्ल्ड की बात करें, पूरे वर्ल्ड में तो बेटा बहुत सारे देश हैं, कंट्रीज़ हैं। तो इन पूरी वर्ल्ड की कंट्रीज़ के बीच में पीस को इस्टेब्लिश करने के लिए, झगड़ों को रोकने के लिए वी नीड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। एक तरीके से बोल सकते हो ये आप कि विश्व की सरकार, वर्ल्ड्स गवर्नमेंट, वर्ल्ड की गवर्नमेंट जो होती है वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपकी बेटा होती है, ठीक है। सो ये बेटा आपका बिगिनिंग है, चैप्टर का कंसेप्ट ये है। आपको बेटा इस चैप्टर में UN के बारे में पढ़ना है। तो UN से हम बेटा शुरू करते हैं चैप्टर को, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है 4 नंबर में, और वो क्वेश्चन होता है कि व्हाई डू वी नीड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, व्हाई डू वी नीड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंपॉर्टेंस, ठीक है। इंपॉर्टेंस बोल लो या नीड बोल लो, जरूरत क्या है उसकी, सिग्निफिकेंस क्या है उसकी, किसकी? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन की वेटेज आपके बेटा एग्जाम्स में 4 नंबर की होती है। मैं बेटा यहाँ पे अभी सिर्फ हेडिंग्स को एक्सप्लेन करूंगा, आपके पास नोट्स पहुंच गए होंगे तो आप जरा उससे पढ़ें। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है बेटा? फर्स्ट पॉइंट इज मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। बहुत सारे देश हैं, कुछ देश आतंकी हैं, कुछ देश शांति प्रिय हैं। तो जो आतंकी देश है उनको दबा के रखना, ठीक है ना। पूरे वर्ल्ड में पीस को स्टैब्लिश करना, पूरे वर्ल्ड में सिक्योरिटी मेंटेन रखना, ठीक है। इंटरनेशनली कोऑपरेट करना जो होता है वो पहला फंक्शन होता है। या फिर हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बेटा इसलिए चाहिए ताकि बेटा पूरे वर्ल्ड में पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करा जाए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, टेकिंग कलेक्टिव एक्शन अगेंस्ट ग्लोबल चैलेंजेस। ग्लोबल वार्मिंग किसी एक देश ने नहीं की है और ना ही कोई एक देश उसको ठीक कर पाएगा। टेररिज्म को रोकने में कोई एक देश अकेला काफ़ी नहीं है। कोरोना की बात कर लो, कोरोना को कहते हैं ना, कोरोना को रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए कोई एक देश भी काफ़ी नहीं, सब पूरे वर्ल्ड को साथ आना पड़ेगा। तो कलेक्टिवली जब हम कोई काम करते हैं तो क्यों करते हैं? ताकि एक सही हमको रिजल्ट मिले। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बेटा हमको इसलिए चाहिए ताकि बेटा हम लोग कलेक्टिव एक्शंस ले सकें, यानी कि पूरे वर्ल्ड मिलके किसी ग्लोबल चैलेंज के बेटा खिलाफ जो है वो बोल सके, उसके खिलाफ काम कर सके। नेक्स्ट पॉइंट, लेइंग डाउन कॉमन रूल्स एंड प्रोसीजर फॉर ग्लोबल कोऑपरेशन। एक कॉमन रूल्स हो, एक कॉमन पैरामीटर हो सब कंट्रीज़ को जज करने का, सब कंट्रीज़ को एक साथ लेके आगे चलने के लिए कुछ सेम कोऑपरेशन, कुछ सेम आपकी गाइडलाइंस होनी चाहिए। तो वो सब कौन सेट करता है? वो सब बेटा आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपका सेट करता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बैलेंसिंग US हेजेमनी। जो बेटा US है, जो बेटा अमेरिका है, जो अपनी दादागिरी दिखाता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की हमें ज़रूरत पड़ती है। इसका बहुत बड़ी एग्जाम्पल बेटा आपका कौन है? आपका UN है, UNO है। अब
यूएस की हेजेमनी को बैलेंस करने में सक्षम है या नहीं है, वो बेटा हम लोग पढ़ेंगे बिल्कुल आगे। अभी बेटा हमको इतना पढ़ना है, तो चलिए बेटा हम लोग चलते हैं अब आगे कि यूएन कब बना, किसने बनाया, सारी बातें बेटा यूएन के बारे में हम लोग अब आगे करने वाले हैं। हाँ जी बच्चों, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इवोल्यूशन ऑफ द यूएन। यूएन कैसे बना, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, कौन कौन इसके मेंबर है, अब बेटा हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। तो ये कहानी देखो शुरू कहाँ से होती है, आप सभी जानते हैं बेटा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बेटा हुआ था 1914 से लेके 1918 तक। कब हुआ था? 1914 से लेके 1918 तक। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसा खतरनाक भयानक युद्ध दोबारा ना हो, हमने क्या बनाया? हमने बनाया लीग ऑफ नेशंस। क्या बनाया हम लोगों ने? लीग ऑफ नेशंस बनाया था। ये भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था जिसका मेन काम था सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोकना और झगड़ों को कम करना देशों में। बट ये हो गया एक फेलियर। क्यों? क्योंकि 1939 से लेके 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया था। तो अब हमें बेटा जानना है कि भाई यूएन कैसे बना। तो ये जब खत्म होगा तो इसका उत्तराधिकारी यानी कि इसकी प्लेस पे कौन आया? इसकी बेटा प्लेस पे आया था आपका यूएन। यानी कि द यूएन वाज फाउंडेड एज अ सक्सेसर टू द लीग ऑफ नेशंस। ये खत्म हो गया तो इसकी प्लेस पे कौन आया? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन आपका आया था। ये कब एस्टेब्लिश हुआ था आपका? यूएन वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को बेटा जो है आपका यूएन एस्टैब्लिश हुआ था, जस्ट आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होते ही आपका यूएन को एस्टैब्लिश आपका कर दिया गया था। ठीक है, अब सवाल आता है कैसे हुआ? ठीक है ना, यूएन को एस्टैब्लिश कैसे किया था? तो यूएन को एस्टैब्लिश बेटा किया था बाय साइनिंग यूएन चार्टर। ठीक है ना, जब बेटा 51 स्टेट्स ने बेटा यूएन के चार्टर पे साइन किए तब जाके यूएन एस्टैब्लिश हो गया था। ठीक है, और यूएन को वो करना था जो लीग ऑफ नेशंस नहीं कर पाया था। इसी के बेटा साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि भारत ने बेटा 30 अक्टूबर 1945 को यूएन को ज्वाइन किया था। ओके बच्चों, तो ये हमारा हो चुका है डन। ठीक है, यूएन कब बना? अक्टूबर 24 1945 को। ठीक है, कैसे बना? बाय साइनिंग यूएन चार्टर बाय 51 स्टेट्स। अब इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि इसका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य, इसका लक्ष्य क्या है? टू प्रिवेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट। भाई जो देशों के बीच में झगड़े होते हैं ना, उनको रोकना, डिस्प्यूट्स को कम करना और उनके बीच कोऑपरेशन की भावना को जगाना, उनके बीच कोऑपरेशन जगाना, उनके बीच में एकता हो, कोऑपरेशन, सहायता करने वाली जो है ना फीलिंग, वो उसको उठा देना आपका है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका? टू स्टॉप कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द स्टेट्स। जो झगड़े हो रहे हैं उनको रोकना। ठीक है, जो वॉर में कन्वर्ट हो गए हैं, यानी कि दो देश लड़ रहे हैं अगर, तो उनके बीच की लड़ाई को कम कराना। इंडिया पाकिस्तान की बात ले लो, उसके बीच में झगड़ों को बेटा बिल्कुल रुकवाना, कम कर देना। और अगर झगड़ा हो गया है, ठीक है ना, इफ वॉर ब्रोक आउट, सो टू लिमिट एक्सटेंट ऑफ पॉसिबिलिटीज, मतलब जो नुकसान हो रहा है, जो मौतें हो रही हैं, जो लोग घायल हो रहे हैं, उसको कम करवाना इसका एक ऑब्जेक्टिव है। सो बेटा ये दो ऑब्जेक्टिव्स बेटा आपको पता होने चाहिए। ये जो है ना पूरा ये 1 मार्क्स और 2 मार्क्स का आपका स्लॉट है पूरा, जो यहाँ से आता है आपका ये। अगर हम 2011 की बात करें, 2011 तक बेटा यूएन में 193 मेंबर स्टेट्स थे। ठीक है, यूएन जनरल असेंबली की बात करें, इसके सब मेंबर्स के पास बेटा सिर्फ 1 वोट होता है ईच, यानी कि अगर इसमें यूएन जनरल असेंबली में 190 मेंबर्स हैं तो सबके पास में एक वोट, यानी कि 190 वोट सबके पास हो चुके हैं। अगर हम इसके बेटा दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो यूएन में सिक्योरिटी काउंसिल भी है। क्या बेटा आपका? सिक्योरिटी काउंसिल। अब सिक्योरिटी काउंसिल जो है इसमें 2 तरह के होते हैं मेंबर्स। एक होते हैं मेंबर्स परमानेंट और एक होते हैं मेंबर्स नॉन परमानेंट। परमानेंट 5 हैं, नॉन परमानेंट आपके 10 हैं। अब ये 5 मेंबर्स कौन है? ये है आपका यूएस, यूके, रशिया, फ्रांस और चाइना।
इसका नाम था पहले यूएसएसआर, लेकिन आप सभी जानते हैं यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने के बाद में इसकी सीट को रशिया ने इनहेरिट कर लिया था। ठीक है, और जो आपके नॉन परमानेंट है बेटा, ये आपके 10 हैं, लेकिन ये 10 हर 2 साल बाद होते हैं चेंज। ठीक है, आफ्टर एवरी 2 ईयर्स दे कीप ऑन चेंजिंग। समझ गए बच्चों? आपका ये जो मेंबर्स है परमानेंट, इनके पास एक पावर है, इसका नाम है वीटो की पावर। ये हम लोग पढ़ेंगे आगे चलकर अपनी नेक्स्ट वीडियोस में आपको ये। अब इन सब सिक्योरिटी काउंसिल में सबसे जो टॉप पोस्ट होती है, वो टॉप पोस्ट किसकी होती है बेटा? वो होती है सेक्रेटरी जनरल की। किसकी बेटा? सेक्रेटरी जनरल की। तो प्रेजेंट आज के टाइम पे यूएनएससी का सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो वो है एंटोनियो गुटेरस। कौन है बेटा? वो है बेटा आपके एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, ये 9वें 9th सेक्रेटरी जनरल है आपका, जो 1 जनवरी 2017 से अपनी गद्दी पे बने हुए हैं। ये कौन थे? ये बेटा पुर्तगाल के पीएम थे, और ये यूएन हाई कमिश्नर हैं फॉर रिफ्यूजीज के भी। तो इनके बारे में आपसे पूछ सकते हैं 1 मार्क्स में। तो यहाँ तक इतना पढ़ो बेटा। अब बेटा हम बात करते हैं किसकी? अब बेटा हम लोग बात करते हैं आने वाले अपने रिफॉर्म्स की, कि यूएन में कौन कौन से रिफॉर्म्स होने चाहिए। रिफॉर्म ऑफ द यूएन आफ्टर द कोल्ड वॉर। सुधार, रिफॉर्म्स चाहिए किसको? यूएन को। क्यों? ये सब पढ़ना है। देखो रिफॉर्म्स यार ज़रूरी हैं, मुझको भी आपको भी। सुधार करता है हर कोई। ये जो अभी हम चैप्टर कर रहे हैं ना, इसी चैप्टर की जो मैंने पहली वीडियो अपनी शूट की थी आज से 3 साल पहले, तो वो कितनी गंदी वीडियो थी मुझे अब लगता है पता, कितनी बेकार थी। मैंने रिफॉर्म्स किए, मैंने इम्प्रूवमेंट की, मैंने बदलाव किए, और अब क्वालिटी मतलब मैं डे बाय डे इंप्रूव कर रहा हूँ, आगे और इंप्रूव क्वालिटी होगी। तो वैसे ही बेटा यूएन ना कोई एक्सेप्शन नहीं है, यूएन को भी रिफॉर्म करने पड़ेंगे, और वो करने हैं। तो रिफॉर्म्स करने कौन से और क्यों है बेटा, हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। सो रिफॉर्म एंड इम्प्रूवमेंट आर फंडामेंटल टू एनी ऑर्गेनाइजेशन। बेटा हर संस्था को, हर बेटा संगठन को रिफॉर्म्स करने पड़ते हैं। बदलाव, सुधार जरूरी है, ये एक नीड है। ठीक है ना, जो वक्त हो रहा है चेंज। संविधान को देख लो, संविधान में भी तो होते हैं अमेंडमेंट। क्यों होते हैं? बिकॉज जरूरी है, टाइम हो रहा है चेंज आपका है। ठीक है, सो टू सर्व द नीड्स ऑफ अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। वही बात कि माहौल हो रहा है चेंज, तो आपको होना पड़ेगा चेंज। और यूएन में बेटा कोई आपका एक्सेप्शन नहीं है। बेटा यूएन को भी बदलाव करने पड़ेंगे, क्योंकि वर्ल्ड हो रहा है चेंज। तो यूएन के बेटा जो बात हो रही है, यूएन बेटा 2 रीजन्स फेस कर रहा है, यानी कि 2 रिफॉर्म्स बेटा फेस कर रहा है। यूएन को बेटा 2 रिफॉर्म्स करने हैं, 2 सुधार करने, 2 बदलाव करने। अब वो 2 रिफॉर्म्स, 2 बदलाव है कौन से? पहला बदलाव, ऑर्गेनाइजेशंस स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस। जो इसका वो है ना ढांचा, जो है इसका जो स्ट्रक्चर है और जो काम करने के तरीके हैं, जो प्रोसेस है, उसको बदलाव करना है, उसमें बदलाव करना है। इसको, उस स्ट्रक्चर को, ढांचे में इनको बदलाव करना है, पहली बात। दूसरा, अ रिव्यू ऑफ द इश्यूज दैट फॉल विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इस यूएन ने जितने भी फैसले लिए हैं, उन सब फैसलों को एक बार रिव्यू करने का, बदलाव रिव्यू करने की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब तक जितने फैसले हुए हैं यूएन के द्वारा, उन सारे फैसलों पे वेस्टर्न बेनिफिट्स की बात होती आई है। ठीक है ना, तो हमें यूएन में ये 2 रिफॉर्म्स करने हैं। वी वांट टू डू 2 रिफॉर्म्स इन द यूएन, बट व्हाई? सवाल है क्यों रिफॉर्म्स क्यों चाहिए? तो रिफॉर्म्स इसलिए चाहिए क्योंकि यूएन रिमेन अनरिप्रेजेंटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम बाय सेवरल कंट्रीज। भाई बहुत सी कंट्रीज ने, बहुत सी तगड़ी कंट्रीज ने यूएन को बहुत टाइम से रिप्रेजेंट नहीं किया है, उनको करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, देयर सीम्स टू बी नो वैलिड रीजन व्हाई सिक्योरिटी काउंसिल हैव सेम 5 परमानेंट मेंबर्स। चलो 1945 में 5 पावरफुल कंट्रीज थी, तो इनको बना दिया मेंबर्स परमानेंट, लेकिन अभी तक 5 मेंबर्स ही क्यों बने हुए हैं? समझो ना, इंडिया जैसी कंट्री डिजर्व करती है सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबर बनना परमानेंट, क्यों नहीं बन पा रही? और चलती भी इन 5 की है। क्यों? क्योंकि इन 5 मेंबर के पास बेटा एक वीटो पावर है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर कोई काम अच्छा होता भी है, तो ये 5 मेंबर्स अपनी पावर के माध्यम से उस काम को रोक देते हैं।
ठीक है। तो अब क्या है, हमें इन 3 कारणों की वजह से, बिकॉज ऑफ 3 रीजंस, बिकॉज ऑफ 3 कॉजेज, वी नीड दीज 2 रिफॉर्म्स इन दी यूएनओ। ठीक है बच्चों, ये है बेटा टॉपिक आपका।